माननीय हमारे राज्यसभा के बहुत ही लोकप्रिय सभापति जी, मित्रवर गिरिराज जी, मित्रवर अश्विनी चौबे जी, मित्रवर राजीव प्रताप रूढ़ी जी, हजारी जी और सभी सम्मानित सदस्यों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी अश्विनी चौबे के बारे में बोल रहे थे, गिरिराज जी बोल रहे थे कि मैं इस हाउस में था, उस हाउस में था। मैं तो माननीय विजय जी आपका अभिनंदन करूंगा कि मैं तो कभी विधानसभा में रहा ही नहीं हूं, संसद में बहुत दिनों से हूं, तो शायद माननीय अध्यक्ष जी की कृपा से आपके सेंट्रल हॉल में आने का अवसर मिलता है और आज विधानसभा के अंदर भी जाने का अवसर मिला। मैं 100 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा का अभिनंदन करूंगा, इस ऐतिहासिक परंपरा का के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूंगा और आप लोगों का विशेष अभिनंदन करूंगा कि इस समय आप इस हाउस के सदस्य हैं, आपका अभिनंदन। मित्रों, मैं बोलूंगा कानून वैधानिक प्रक्रिया के बारे में। इसके पहले बहुत संक्षेप में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम सभी संवैधानिक संस्थाएं, क्या संसद, क्या विधानसभा, क्या कार्यपालिका, क्या न्यायपालिका, और आज जब विधानसभा के 100 साल पूरे हो गए तो हमें अपने संविधान बनाने वाले महान विभूतियों को प्रणाम करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं कैसा भारत बनाना है, और जिसमें संविधान बना था भारत का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना था, 10 लाख लोग मारे गए, 20 लाख लोग इधर से उधर गए, ये संख्या आगे भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, मजहब परस्त राज था, लेकिन चाहे राजेंद्र बाबू हों, नेहरू जी हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, सरदार पटेल हों, यहाँ से शेरी बाबू थे, कृष्ण वल्लभ बाबू थे, अनुग्रह बाबू थे, महेश बाबू थे, ये सभी उस हाउस के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आप सबों ने फैसला किया कि भारत लोकतंत्र से चलेगा और जनता के वोट से चलेगा। उसमें भी डिबेट थी कि सबको वोट का अधिकार दिया जाए। भारत के लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम हिंदुस्तान के आम लोगों पर भरोसा करेंगे, उनकी जाति कुछ भी हो, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, उनकी गरीबी या अमीरी कुछ भी हो, उनकी पढ़ाई हो या ना हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो। और आज जब भारत के संविधान को लगभग 73 वर्ष हो गए, तो हमें उन लोगों के उस विजन को बहुत सराहना चाहिए कि उन्होंने भारत के आम नागरिकों पर विश्वास किया और भारत के आम नागरिक अपने वोट की ताकत को पहचानते हैं। अपने वोट की ताकत से वो किसी को भी सत्ता में लाते हैं और सत्ता से बाहर करते हैं, दिल्ली में या प्रदेशों में। ये एक बहुत जो अच्छा काम करते हैं उनको वापस भी लाते हैं। तो ये भारत के संविधान निर्माताओं का सम्मान करना चाहिए जब 100 साल विधानसभा के पूरे हो गए। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं बहुत 5 मिनट में संविधान के मूल बिंदुओं के आपके सामने रख दूंगा और फिर मैं लॉ मेकिंग जो वैधानिक उसके बारे में बोलूंगा। भारत का संविधान भारत का मूल कानून है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। तो ये तय करता है पहला कि भारत का भूगोल क्या होगा। तो भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इन सबों का इसमें उल्लेख है। भारत के लोगों को नागरिक कैसे बनाया जाएगा, उसकी शर्त क्या होगी, इसका भी उल्लेख है। भारत के लोगों को क्या अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, उसका भी अधिकार है। और सरकार को कौन से नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना है, उसका भी उल्लेख है अपने शासन में। जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर संसद कैसे बनेगी, संसद का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, सांसद बनने के लिए योग्यता क्या होगी और संसद का अधिकार क्या होगा, केंद्र सरकार के अकाउंटेबिलिटी की प्रक्रिया क्या होगी,
इसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आप सबों के अधिकार, इसका उल्लेख है। इसके बाद चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया है इस संविधान ने। फिर सरकार चलेगी तो सरकार के खर्चे होंगे, तो सरकार के खर्चा को, सिस्टम को टाइट रखना जरूरी है। उसके लिए कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी संविधान में पद में जगह दी गई है। फिर अब ग्राम पंचायत भी संवैधानिक संस्था है, म्युनिसिपैलिटी भी संवैधानिक संस्था है। ये सब संविधान के अंतर्गत अब सहकारी समितियों को भी संविधान में स्थान दिया गया है। प्लस हमारे SC ST का रिजर्वेशन कैसे होगा, उसका भी प्रावधान है। तो अगर आप देखेंगे तो शासन और जनता के अधिकारों में जो भी आवश्यकता होगी सब संविधान ने उसकी व्यवस्था की है। तो मुझे लगा कि बहुत संक्षेप में संविधान के मूल तत्वों को मैं आपको बता दूं। एक बात और आप ध्यान रखिए, संवैधानिक पद किसको किसको दिया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, MP MLA, गवर्नर, मुख्यमंत्री प्रदेश का, स्पीकर हाउस का, स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के। एक अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को संवैधानिक पद दिया गया है कानून के रूप में, और जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा सिर्फ 2, इलेक्शन कमीशन और CAG, बाकी सभी संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। उसकी प्रक्रिया का जिक्र है। अब मैं आता हूं कि कानून कैसे बनेगा। आप लोग अधिकांश जानते, मुझे बताने की, मैं संक्षेप में उसको बताना चाहता हूं। कानून बनाने के लिए पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कैसा कानून आप नहीं बना सकते। तो इसके लिए संविधान की धारा 12 में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट में, कि राज्य कौन कौन होगा। स्टेट, वो राज्य सरकार से अलग है। उसमें होगी भारत सरकार, उसमें होगी प्रदेश सरकार, उसमें होगी विधानसभा, विधान परिषद, नगर पालिका इत्यादि इत्यादि। इसको स्टेट कहा गया है। और धारा 13 में इस बात का प्रावधान है कि ऐसा ये स्टेट की संस्थाएं कोई भी कानून नहीं बनाएंगी जो मौलिक अधिकार के खिलाफ में हो। मतलब समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, लिंग और जाति के आधार पर विभेद के रोकने का अधिकार, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, फ्रीडम, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इन सारे मौलिक अधिकार के खिलाफ आप कानून बनाएंगे तो वो कानून निरस्त माना जाएगा। ये पहली बात आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत बनाया है, बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल तत्व। इसके भी खिलाफ में आप कानून नहीं बना सकते। अब ये मूल तत्वों को लेकर जजेस में बहुत बहस होती है, लेकिन जो मोटी बात निकल कर आती है कि भारत एक रिपब्लिकन देश है, गणराज्य, मतलब भारत का कोई राजा नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा जनता के द्वारा, हेड ऑफ स्टेट। दूसरा, लोकतांत्रिक आचरण होगा, कोई आप राजशाही नहीं ला सकते। रूल ऑफ लॉ होगा, ये नहीं कहेंगे मेरे मुंह से जो निकला वो कानून चलेगा। और भारत एक पंथ निरपेक्ष देश रहेगा, मजहबी देश नहीं बनेगा। ये सब मूल तत्व है। तो इसके खिलाफ भी आप कानून नहीं बना सकते। अब आप कानून कैसे बनाते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या विधानसभा में बैठकर आप भारत की रक्षा नीति के बारे में कानून बना सकते हैं? भारत की मुद्रा नीति के बारे में कानून बना सकते हैं? या संसद में बैठकर संसद बिहार की जमीन का पट्टा कैसे दिया जाएगा, कृषि का कैसे होगा, ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये पावर कहां से आता है? ये पावर आता है संविधान में। संसद क्या कानून बनाएगी, विधानसभा क्या कानून बनाएगी, लिखा हुआ है। संसद 7वीं अनुसूची के लिस्ट 1 के आधार पर कानून बनाएगी। उसमें क्या क्या है? विदेश नीति, रक्षा नीति, संचार, नेशनल हाईवे इत्यादि इत्यादि, राष्ट्रीय महत्व के, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी वगैरह।
दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसमें कृषि है, जिसमें जमीन का पट्टा है, कंसोलिडेशन है, स्कूल वगैरह हैं, ये है स्टेट लिस्ट। इस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और प्रदेश विधानसभा भी, संसद भी और प्रदेश की विधानसभा भी बना सकती हैं। उसमें जुडिशरी का प्रोसेस है, क्रिमिनल लॉ है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन संविधान में एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि विधानसभा ऐसा कोई कानून बनाएगी जो संसद के द्वारा बनाए हुए कानून के खिलाफ में है तो वो निरस्त माना जाएगा। तो ये भी स्पष्टता करने की जरूरत है। अब सरकार है तो कानून चाहिए, तो एक विभाग कानून के लिए प्रस्ताव देगा, उस पर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद फिर वो विधानसभा में आएगा, फिर माननीय अध्यक्ष जी उसकी अनुमति देंगे। जब वो कानूनी रूप से फिट होकर के आएगा उसको फिर पब्लिश किया जाएगा, फिर आप चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद आपने कहा कि नहीं, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, तो आपकी सेलेक्ट कमेटी का प्रावधान है आपके संविधान, जो आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। फिर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का प्रावधान है कि आप जाइए, जनता से बात करिए और फीडबैक लीजिए, उसके बाद आइए, फिर रिपोर्ट आती है। और नहीं हुआ तो फिर बहस करके पास कर देते हैं। आपकी जान उसमें आप संशोधन देने का अधिकार है, संशोधन माना जाएगा तो अध्यक्ष जी अलाउ करेंगे तो बहुमत से कैरी होगा, या सरकार भी उसको स्वीकार कर सकती है। अब एक हम अंग्रेजों के समय से एक सिस्टम चला रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। जब मैं पहली बार बना था एमपी तो हमने कहा ये क्या बला है, तो मुझे बुलाया गया कि ये बहुत साधारण चीज है, तुम समझ जाओगे, बैठ के देखो। तो जब बिल को प्रस्तुत किया गया तो ये है फर्स्ट रीडिंग, समझ गए आप। उसके बाद आप माननीय अध्यक्ष जी ने क्लॉज बाय क्लॉज पर वोटिंग कराया तो ये हुआ दूसरा रीडिंग। और जब पूरा होने के बाद स्पीकर साहब कहते हैं कि इस विधान को पारित किया जाए तो आप हाथ उठाते हैं, ये हुआ है तीसरा रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन उसको उसी रूप में देखने की जरूरत है कि पहले बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरा उस पर चर्चा करते हैं, तीसरा अगर आवश्यकता हो व्यापक जनता से विमर्श की तो उसको सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजते हैं या किसी अन्य कमेटी में, जैसा माननीय स्पीकर साहब उसके लिए निर्देश दें। उसके पश्चात रिपोर्ट आती है, फिर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद संशोधन आते हैं आपके या सरकार के, उस पर वोटिंग होती है और फिर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती है और फिर अंत में पूरे बिल को, इस पूरे बिल को ये सदन पारित करता है। हमेशा एक बात को ध्यान रखा जाए कि जब भी कोई बिल बनता है तो उसका एक उद्देश्य लिखा होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसमें उस बिल का पूरा सार लिखा होता है। तो इस प्रकार से ये बिल होने की प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं, बहुत साधारण है ये, लेकिन निर्देश था कि मुझे इसको बताना है तो मैंने बताया। मैंने कोई नई बात नहीं कही है, मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग इसको जानते हैं। बस मैं 5 मिनट में बजट के संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया को बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। बजट भी संविधान में एक प्रावधान है और बजट हर साल आता है, आपको मालूम है। तो बजट प्रस्तुत होता है विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं, इसका ध्यान रखिए आप। विधान परिषद में बजट विचार के लिए भेजा जाएगा, वो 14 दिन से अधिक उसको रोक नहीं सकते, उनको वापस करना पड़ेगा। बजट में क्या होता है आप सभी जानते हैं, आय व्यय का पूरा विवरण होता है, खर्चा कहां से आया, क्या हुआ, क्या टैक्स लगा रहे हैं, बाकी लगा रहे हैं। और इसीलिए उसमें एक मनी बिल का प्रावधान है। मनी बिल क्या है? मनी बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा, कोई टैक्स की बात होगी, ये सबको मनी बिल कहा जाता है। और ऐसे मनी बिल जो स्पीकर साहब सर्टिफाई करें कि ये एक मनी बिल है। उसके बाद आप वोट ऑन अकाउंट को जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अनावश्यक खर्चा आ गया बीच में तो उसके लिए वोट अकाउंट आता है, जो बजट की प्रतीक्षा में देर लगती है तो वोट ऑन अकाउंट पास कर देते हैं। और कई बार बजट से अधिक खर्चा होता है तो सप्लीमेंट्री ग्रांट लेकर के वित्त मंत्री आते हैं और आप उसको पारित करते हैं। तो यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप बजट कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट जो इमरजेंसी में आपको जब खर्चा करने की जरूरत होती है, और सप्लीमेंट्री ग्रांट जो
बजट के प्रावधानों से अतिरिक्त खर्चा हुआ उसके लिए आना पड़ता है आपको। और बजट विधानसभा में पारित होता है, विधान परिषद में चर्चा के लिए जाता है, लेकिन 14 दिन से अधिक उसको रोक नहीं सकते हैं। तो मित्रों, यही कानून और बजट की प्रक्रिया थी। तो मैंने आपको जितनी मेरी मोटी समझदारी से बताया, आपने बहुत संयम से सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन।